रीनल और रेस्पिरेटरी नहीं हुआ तो हम 2-2 दिन में ये कवर करेंगे और रात में फिर ना एक एक्स्ट्रा क्लास रख कर या दोपहर में ही तो एसके सीरीज होंगी, ठीक है। एसके सीरीज में उसी तरह जितना लास्ट टाइम मैंने डिवाइड किया ना, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि डॉक्टर आयशा करा रही हैं एसके 16, 17, 18, डॉक्टर एहसन के आ जाएंगे 19 के सारे ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे। आप लोग एक्स्ट्रा क्या करना चाह रहे हो? फिर तो सिर्फ ये रफ़ी की रही बात, रफ़ी में आप लोगों को मतलब कुछ लोग अब क्योंकि मेडिसिन वाले भी हैं तो या तो मैं अलग से प्लान करूँ रफ़ी की क्लास कोई 1 घंटे की एसके सीरीज के साथ, या ये है कि आप लोगों को टेबल्स के साथ करा दो। अब खुद बताओ कैसे मैनेज करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब अपना पढ़ना चाहिए या फिर अकेडमी के साथ चलना चाहिए। मुझे वो रिवीजन का मसला, क्योंकि रिवाइज ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सारा रिवाइज क्या करना है मुझे वो बताओ। मैंने तो सारी रफ़ी पढ़नी है अभी, सारी रफ़ी पढ़नी, चलें हम रफ़ी करा देंगे, ठीक है रफ़ी करा देंगे। वो मैं ना कल थोड़ी सी फ्री नहीं थी, अभी थोड़ी देर में बनाकर आप लोगों को भेज देती हूँ। रफ़ी की एटलीस्ट कंप्लीट भेज दूंगी, बाकी जो मेडिसिन वाले हैं वो मेडिसिन वाले अपना शेड्यूल भेज देंगे और गायनी वाले अपना। तो मैं अपना शेड्यूल बनाकर ना सर्जरी का भी और वो तो इंशाल्लाह ये इस क्लास के बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है। चलें, हमने एक्शन पोटेंशियल कर रहे थे, अब हमने करना था अपना ये, ठीक है। कुछ एक्शन पोटेंशियल्स रह गए थे। मुझे ये बताओ कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ कहाँ कौन कौन से हमने पढ़े हुए हैं? एक्शन पोटेंशियल मैम, एक ऐसे नोट पे एक नर्व्स का एक्शन पोटेंशियल, एक वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल, नर्व्स का, ठीक है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्ट आए, हेयर सेल्स और इनर ईयर, ठीक है। बेसिकली ये 4 पढ़े हुए। पहले हम देख लेते हैं पेसमेकर। पेसमेकर कौन सा होता है? ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे नोड पेसमेकर, ऐसे नोड नहीं है अगर पेसमेकर, फिर कौन सा एक्ट करेगा इस पेसमेकर? वो मॉडरेटर बैंड। मॉडरेटर बैंड, मॉडरेटर बैंड कहाँ पे पड़ा हुआ है? एवी नोड, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के पास जहाँ पे एवी नोड पड़ा होता है, एवी नोड यूं करके पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी इनकी स्पीड भी थी कुछ याद है? सबसे ज्यादा ऐसे नोड की, फिर एवी नोड की, फिर पुरकनी फाइबर्स की। याद है कितना था? नहीं 40, 20 ऐसे कुछ था। नहीं, ये नहीं याद है। ठीक है, ऐसे करके इसकी रेंज है वैसे 60 to 40 है या पता नहीं 80 to 60 है, ऐसे मेरे ख्याल से 80 to 60 है, ठीक है। फिर 60 to 40 है और फिर 40 से 20 है। वो एमसीक्यू इसका देते हैं कि हार्ट रेट अगर 20 से 40 के दरमियान है तो कौन एक्सपायर है, वो फिर ठीक है परकंजी की आता है, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ जी, चलो। अच्छा अभी हम ना पेस मेकर, इसमें देखो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, 0, 3 और 4, ठीक है। occurs in pacemaker cells, ठीक है। फनी करंट, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से फनी करंट सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है? -60 -55 मिली वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं फेज 0 पे इसी वजह से होता है ना, फनी सोडियम चैनल होते हैं यहाँ पे। ओके, लेस नेगेटिव इसी वजह से। हाँ, करंटली अंदर आते रहते हैं इसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी। ओके ओके, अच्छा इसमें हमारे पास है ओपनिंग ऑफ फेज 0 अपस्ट्रोक जिसे कहते हो, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है। फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर परमानेंटली इनएक्टिव कॉज ऑफ लेस नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो इनिशियल रेस्टिंग सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम खुल जाएंगे, ठीक है। फेज 1 फेज में एब्सेंट होता है। फेज 3 इज लाइक रीपोलराइजेशन, inactivation of sodium channels and increased activation of potassium channels। तो यहाँ पे फास्ट सोडियम फनी वाले, ठीक है। फिर आपका
कैल्शियम ओपन हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगी और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये आपके पास फेजेस इस तरह से, 4 सोडियम जो वाले हैं फिर वो ऐसे ऐसे क्लोज हो जाएंगे। आप स्ट्रोक आ जाएगा, डाउन स्ट्रोक इज ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स। अच्छा, फिर है स्लो डीपोलराइजेशन accounts for pacemaker activity of SA node, that is automaticity. तो automaticity is due to ये जो slow depolarization हो रही है, it is caused by an increase in sodium conductance which results in an inward sodium current called if। अच्छा, अब ये वाली चीज आ गई हमारे पास SA node की। अगला हमारे पास जोन सा है वो है आपका वेंट्रिकल्स, एट्रियाज वगैरह। उसमें हमारे पास फेज 0, 1, 2, 3, 4 है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया आपके हाँ, ये वेंट्रिकल्स वगैरह का। बच्चों, इस प्लेट्यू होता है या नहीं होता? इधर एक क्वेश्चन आता है प्लेट्यू से रिलेटेड कि कैल्शियम इज इक्वल टू पोटेशियम, इसलिए ये प्लेट्यू फेज आती है। ठीक है, ये इसका एमसीक्यू आता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ फेज 0 में। अब फेज 0 ये देख लो, ठीक है, ये फेज 0 में सोडियम चैनल ओपन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे क्या चेंज है, 1 की बात कर रहे हैं, इनिशियल रिपोलराइजेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बिगिंस टू ओपन। तो यहाँ पे सोडियम क्लोज कर रहे हैं और पोटेशियम बिगिंस टू ओपन, इसलिए ये वाली स्पाइक लाइट से आएगी। फिर इसके बाद अगर आप ये प्लेट्यू की बात करो, यहाँ कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स के ई फ्लक्स, इनफ्लक्स और पोटेशियम का ई फ्लक्स बराबर होने की वजह से ये प्लेट्यू फेज आ जाती है। फिर रैपिड फॉरन से नीचे, ठीक है, तो मैसिव ई फ्लक्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो ये इधर मैसिव ई फ्लक्स हो रहा है पोटेशियम की वजह से। फिर उसके बाद आपके पास आ रही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इनवर्ड एंड आउटवर्ड करंट्स आर इक्वल एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रोचेस द पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसलिए हम पोटेशियम के लेकर क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय और मेंटेन्ड बाय, वो सारा कुछ क्या होता है? कोई एक बच्चा? जी बच्चों, achieved by sodium potassium ATPase pump और जो maintained by वो और achieved by potassium flux। फिर बोलो डॉक्टर उसामा। मेंटेन जो है ना मैम, वो करता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प। अच्छा, और अचीव्ड बाय पोटेशियम फ्लक्स, वो हमने कहा ना कॉल्ड एज AKA, ठीक है, तो अचीव्ड बाय पोटेशियम। ठीक है, चलो ये हमने एक्शन पीछे शायद लिखा हुआ था ऊपर ना, वो पीछे हाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहा टेबल में देखना, टेबल के अंदर लिखा हुआ है अचीव्ड बाय पोटेशियम मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अच्छा चलो खैर, हमने ये सारा कुछ कर लिया, प्लेट्यू देख लिया, हमने ऐसे नोड का देख लिया। ठीक है, मुझे कौन रिपीट करा रहा है ये, जल्दी से बच्चों, कोई एक बच्चा रिपीट कर दे। मैं पहले ये वाली पिक्चर दिखा रही हूँ। फेज 4 इज ड्यू टू, ये हमारे पास किसका है, सबसे पहले ये बताओ। सोडियम फेज में ठीक है, सोडियम ऐसे नोड का, हाँ, सोडियम फनी चैनल। आगे डीपोलराइजेशन है जिसमें कैल्शियम चैनल खुल जाती है, ठीक है, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। और फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन है जिसमें पोटेशियम चैनल ऊपर हो जाएंगे और फिर ये सोडियम चैनल। सही हो गया। अब फेज 4 था, ये कौन सा था, डीपोलराइजेशन वाला फेज? ये इसमें 0 और 1 नहीं, 0 और 1 जो है ना इसमें एब्सेंट होती है, तो ये 3 वाली फेज 0 नहीं, एक सेकंड ठहर जरा, 0 इसमें होता है, 1 2 नहीं होता। ठीक है डॉक्टर उसामा, और 3 होता है। ठीक है, एब्सेंट 1 2 है। ठीक है, 0 और 3।
चलो अब इसमें अब मुझे जल्दी से बताओ ये कौन सा है, बाकी सारा जो हार्ट ट्रैक है वो सारा इससे, तो 4 पे क्या हो रहा है, 4 को छोड़ो, 0 पे क्या हो रहा है? ये सोडियम चैनल अभी स्टार्ट हुए ओपन होना, ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम इनफ्लक्स होगा, ठीक है, इनफ्लक्स होगा। इधर क्या हो रहा है? क्लोज हो जाएंगे सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और साथ में हाँ फिर आगे ब्लड टू फेस आएगा जिसमें पोटेशियम चैनल और पोटेशियम का इनफ्लक्स और कैल्शियम का इनफ्लक्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स और पोटेशियम का मैंने गलत बना दिया, पोटेशियम का आउटफ्लक्स, ठीक हो गया। और ये जो रिपोलराइजेशन है ये इसमें कैल्शियम चैनल बंद हो गए और पोटेशियम में इफ्लक्स हो गया, मैसिव इफ्लक्स, ठीक है। और ये अब जो ये 4 वाली है ये किस वजह से है? ये मैम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से मेंटेन करके रखता है। एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इसकी डेफिनेशन की थी? हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो वाला रिफ्रैक्टिव पीरियड है जिसमें आप जितना मर्जी नर्व को स्टिमुलस देते जाएं वो जो है ना एक्शन पोटेंशियल नहीं उसमें जनरेट होता। अगर अंदर कोई आवाज आ रही थी, कोई बोलना चाह रहा है? अच्छा रिलेटिव जी जी दो ही मुजाहिद हैं इस वक्त। ये डॉक्टर वकास बोल रहे हैं कि डॉक्टर वकास क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। चलो रिलेटिव बताओ डॉक्टर उसामा। अच्छा चलो अभी हम ये जल्दी से पढ़ लेते हैं एक्शन पोटेंशियल। उसमें मैम वो जो रिलेटिव वाला होता है ना कि उसमें ये है कि अगर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दिया जाएगा ना तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट से जनरेट हो जाएगा ये कह रहे हो? हाँ जी। और एब्सोल्यूट में स्ट्रॉन्गेस्ट से देने से भी जनरेट नहीं हो रहा है ये कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा वो क्यों था, वो उसमें कौन से चैनल होते बेसिकली? अगर स्टिमुलस भी दे रहे होते तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, कौन सी कमियां जाती हुई होती है? हमने किया था ना, याद है 3 चीजें की थी हमने। एक हमने एक्शन पोटेंशियल का किया था, एक हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किया था, एक हमने एक्साइटेबिलिटी की थी। ठीक है, हमने कहा था कि अगर एक्शन पोटेंशियल रिपीटेड स्टिमुलस या हाईएस्ट स्टिमुलस से भी नहीं जनरेट हो रहा तो इसका मतलब है कि हाइट नहीं आ रही, मतलब कि हाइपोनेट्रीमिया। तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका एक्शन वो डिफरेंट फेजेस हैं सबके, हम सोडियम वाले की ही बात करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके पास सोडियम नहीं है, स्टेट नहीं आ रही हो गया। और अगर एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई तो मतलब कि एक मीडियम में उसने रखा और उसकी एम्पलीट्यूड नहीं आ सोडियम की कमी हुई है। अच्छा फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपके पास जी 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 आप बताएं मैम वो क्वेश्चन कर दें आप। ओके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फिर हमारे पास पोटेशियम से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि आपके पास पोटेशियम का एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है विद पोटेशियम। अगर तो आपके पास पोटेशियम हाइपरकैलेमिया है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे हमने कहा कि रैपिड इफ्लक्स वगैरह से रिलेटेड है तो इसके साथ एसोसिएशन होगा। एक्साइटेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है कैल्शियम के साथ। अगर कैल्शियम कम है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है, अगर कैल्शियम ज्यादा है तो एक्साइटेबिलिटी कम है सेल की। Depolarization in action potential of ventricle muscle is caused by, तो ये देखते हैं अब वो वेंट्रिकल मसल्स पूछ रहे हैं ऐसे वगैरह पूछ रहे तो सोडियम इनफ्लक्स है, ये डिपोलराइजेशन की बात कर रही है। हार्ट वेंट्रिकल डिक्रीज अप स्ट्रोक ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सोडियम चैनल
तो आपके पास अपस्ट्रोक, ये देखो सोडियम चैनल ओपन है, सोडियम चैनल ओपन तो से आपके पास हार्ट डिजीज क्यों? नंबर तो कार्डियक, ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, प्रोलॉन्ग ओपन रहेगी तो अपस्ट्रोक कम है, इसका मतलब बच्चा जवाब दे इसका। इसका आंसर मुझे इस लेक्चर के एंड पे देना है किसी ने। रिगार्डिंग प्लेट्यू फेज, ठीक है, तो हमने कहा कि जहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम बराबर हो जाएंगे इन कार्डियक मसल्स, करेक्ट इज इक्वल कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम efflux occurs. Plateau of action potential in cardiac tissue is due to कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है, कि दोनों बराबर होंगे, इन और आउटफ्लक्स कर लेना खुद ही। कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टेटिनाइज्ड, क्योंकि कार्डियक मसल्स का क्या होता है, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। हाँ जी, टेटिनाइज क्यों नहीं हो सकते बच्चों? इसमें बेसिकली कार्डियक मसल्स में कौन सी फेज के साथ एसोसिएशन है? टेटनी वाली कंडीशन की जो बात कर रहे हैं कि नहीं होगी, ये कैल्शियम, ठीक है। अच्छा चलो, ऐसे नोड spontaneously generate impulses which produce rhythmical heartbeat. Which of following has most prominent pre-potential? ये MCQ आता है पेपर के अंदर। ऐसे नोड, ठीक है। अच्छा, the action potential in the pacemaker ऐसे नोड are mostly due to calcium influx. action potential की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे नोड का देखा, ठीक है, कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एक है जिसमें पोटेशियम होता है, वो किसका है, वो कौन से ऑर्गन का है? तो पोटेशियम इनफ्लक्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कोई एक बच्चा? जी बच्चों, ठीक है, की आगे हम बात करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल स्लोज डीपोलराइजेशन फेज, तो एक्शन पोटेंशियल में आपके पास लो डीपोलराइजेशन फेज ऐसे नोट इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है। तो ये वाली बात हो रही है कि जो हमने ऊपर की है कि जिनसे एसोसिएशन है आपकी सारी डीपोलराइजेशन फेज की। फेज 4 डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस इन ऐसे नोड इज ड्यू टू इनवर्ड सोडियम करंट। तो अगर आप फेज 4 याद करो एक्शन पोटेंशियल की, तो ये फेज 4 है, ठीक है, सोडियम फनी चैनल्स। अच्छा, द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ ऑन द हार्ट इंक्रीज परमिएबिलिटी इन ऐसे नोड ड्यू टू पोटेशियम, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक में होता क्या, हार्ट रेट ज्यादा होता है, कम होता है, कंडक्शन ज्यादा होती है, कम होती है, फायरिंग ज्यादा होती है, कम होती है, तो सब चीजें कम हो रही हुई होती हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से, पोटेशियम की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ हार्ट इंक्रीज परमिएबिलिटी इन ऐसे नोड ड्यू टू आपका पोटेशियम। तो आपकी पोटेशियम कौन से फेज में ये, ठीक है, रीपोलराइजेशन फेज में। तो रीपोलराइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा देर तक रहेगी ना, ठीक है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा। रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल के अचीव करने का टाइम, तो इट वेगल स्टिमुलेशन, वेगल आपके पैरासिम्पैथेटिक से एसोसिएटेड है, एक्टिविटी बाय एनहांसिंग इनफ्लक्स इन द वेगल हो या पैरासिम्पैथेक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट बाय इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम थ्रू ऐसे नोड। तो वो मैंने आप लोगों को पहले कहा, आपका एवी डिले वगैरह, ठीक है, सॉरी वो आपका जो पीआर इंटरवल है, वो सारी चीजें फिर इससे आपकी इफेक्ट होंगी। अच्छा, रिगार्डिंग एडिनोसिन, एडिनोसिन ब्लॉक्स ऐसे नोड एंड एवी नोड कंडक्शन, ये आप लोगों का ना उसमें भी है, अपना फार्मा वाला जो लेक्चर है ना, फार्मा वाला, उसमें जो टेबल बना हुआ है ना, उसके अंदर भी एडिनोसिन है। तो एडिनोसिन कहाँ यूज हो रहा था, कौन सी उस टेबल में किस चीज में यूज हो रहा था एडिनोसिन?
वेंट्रिकल टैकिकार्डिया होते हैं। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया टैकिकार्डिया। ओके 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 सेकंड। इसके जरूरत होता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की क्या है? सुप्रा वेंट्रिकल टैकिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस है SVT का, ठीक है। और इसका कोई सीक्वेंस था डॉक्टर आकाश? जी मैम, एडिनोसिन की हाफ लाइफ उसकी 15 सेकंड होती है। उसके बाद फिर एक और ड्रग वेरापामिल। हाँ ठीक है, वेरापामिल, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास सीक्वेंस आता है एडिनोसिन, वेरापामिल और फिर अम्लोडोटिन, ठीक है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस सही लिख लेते हैं। चलो अच्छा, ये ना हमारे पास दो चीजें, एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में हमें पता है कि एटीपी जनरेट हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो रही होती है, ठीक है। सारी माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन वगैरह जनरेट हो रही होती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया या सेल डैमेज है या कुछ भी है, ठीक है, इस्कीमिया लेट, तो आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगी, एनारोबिक वो स्टार्ट हो जाएगा साइकिल, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस और ये वो सब कुछ जो भी था, ठीक है, जनरेट होने लग जाता है। तो इसमें क्या है, जब आपके पास डिक्रीज आपका एटीपी है, तो एटीपी किस तरह होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो, उसके थ्रू सारा कितना बोलो, देख ले उसको मैनेज करें। अच्छा, तो इसमें आपके पास डिक्रीज एटीपी होगा, तो एटीपी की वजह से डिक्रीज सोडियम पोटेशियम सोडियम पंप की एक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सोडियम कैल्शियम इन्फ्लक्स। ये दो मैकेनिज्म है जो आपके पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में रिस्पॉन्सिबल है, मगर सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसमें है कि जब डिक्रीज सोडियम पंप, उसकी वजह से क्या होगा, मैसिव इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम रिवर्सिबल में, कि मेम्ब्रेन डैमेज ऑर्गेनेली का डैमेज होगा। तीसरी चीज वो देते हैं कि इसमें आपका डीएनए या सेल स्ट्रक्चर सारा का सारा डैमेज होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई एंड ब्लब्स। और जाके ना ट्रांसक्शन करते हैं और अब अच्छा, इसके बाद एटीपी आपके पास कम है, एटीपी कम होने से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। डिक्रीज ग्लाइकोजन अभी बताया, लैक्टिक एसिड वाला स्टार्ट हो जाएगा, पायरुवेट से उधर शिफ्ट कर जाएगा, पीएच कम होगा, ठीक है। तो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली आपके पास जब भी इंजरी है सेल की, तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी। एसिड है, जिस तरह से डिक्रीज पीएच भी आपके एसिडोसिस वगैरह हो जाएगी, ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाएंगे, वो यूज होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम का पंप नहीं काम करेगा और कैल्शियम की इनफ्लक्स ज्यादा होगी मैक्सिमम। अब ये है बेसिकली आपके पास सेल डैमेज, ठीक है। अब सेल डैमेज होगा तो कौन कौन से आपके पास वो डैमेज हो रहे हैं, मतलब एंजाइम्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, तो मैसिव इनफ्लक्स हो गया कैल्शियम का हर ऑर्गेनेली में, सेल में जितना भी है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ ये वो सब में, ठीक है। इसकी वजह से कौन कौन से
तो डिक्रीज दैट इज मेम्ब्रेन का आपका मेन कंपोनेंट। फिर प्रोटीएजेज है, ठीक है, वो भी आपके मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन वगैरह को प्रिवेंट करके रखते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ था, उनका फंक्शन भी आप लोग बताओ। तो उसके भी डैमेज होगा मेम्ब्रेन का। डिक्रीज एटीपी तो फिर बाकी यही सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंक्रीज और मेम्ब्रेन वगैरह जिनकी, तो ये सारा आपके पास था उसमें इरिवर्सिबल में। अब रिवर्सिबल में क्या हो रहा था? सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक है, माइलिन फिगर्स, ये सब आपके पास होते हैं रिवर्सिबल में। और इरिवर्सिबल में कैल्शियम का मैसिव इन्फ्लक्स, दूसरी चीज आपके पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, और साथ में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वगैरह। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो अब हम आगे ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैंने सोचा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल साइन इन इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल की नहीं। सेल का इतना डैमेज हो गया, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, उसका एटीपी, उसके सारे एंजाइम्स, उसके सेल स्ट्रक्चर, उसकी फॉस्फोलिपिड, उसकी प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, सेल इंजरी इन कार्डियक सेल, तो इसकी वजह से कार्डियक सेल्स में क्या होगा कि कार्डियक सेल्स में लेट्स सपोज ये आपके बैंड्स पड़े हुए थे, तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड हो जाएगा ये, ठीक है, सुकड़ गया, कॉन्ट्रैक्शन बैंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो देगा साइटोप्लाज्म, वो देगा आपको न्यूक्लियस, वो आपको दे देगा कुछ और, तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स हो जाएंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप लोग कहते हो कि हमने तो सब ठीक किया मगर किसी का ठीक हो गया, किसी का गलत, ये आप लोगों ने अब से इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। Also remember first observational sign of irreversible cell injury in cardiac cell, वही contraction band हो गया। साइन ऑफ रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल मैंने कहा कि वाटर कंटेंट अंदर आ जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, जितने भी आपके वो हैं ऑर्गेनेल्स उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया और माइलिन फिगर्स। ऑप्शन में वो देता है सेलुलर स्वेलिंग, आपको देता है माइलिन फिगर, आपको देता है कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड। आपने माइलिन फिगर नहीं उठाना कि माइलिन फिगर भी पढ़े, पहले आपने सेलुलर स्वेलिंग, अगर सेलुलर स्वेलिंग नहीं है फिर आपने माइलिन फिगर को प्रेफर करना है। ये मैंने कितनी दफा गलत किया, उसमें माइलिन फिगर भी देता था, तो सेलुलर स्वेलिंग को प्रेफर करना है। वाइल साइन ऑफ इरिवर्सिबल, अब हम रिवर्सिबल की बात नहीं करें, इरिवर्सिबल जिसमें मैसिव कैल्शियम है, जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड्स हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, जिसमें आपके पास मैं बताती हूँ क्या क्या है। एक आपके पास है कैरियोलाइसिस, एक है पिक्नोसिस, एक है कैरियोरेसिस। व्हाट इज कैरियोलाइसिस? तो अगर न्यूक्लियर डैमेज हुआ, न्यूक्लियर फेड करने लग गया, क्रोमैटिन डिसॉल्व ड्यू टू एक्शन ऑफ डीएनएज एंड आरएनएज, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर डिसोल्यूशन हो जाएगा और ए न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल्स होंगी, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस होंगी लीडिंग टू नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। अच्छा, फिर पिक्नोसिस है, पिक्नोसिस में देखो इधर आपके पास न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशंस हो गई, ये फ्रेगमेंटेशंस है, ठीक है, या फेड कर है। पिक्नोसिस में एक नॉर्मल शेप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज श्रिंकेज हो गया, ठीक है, डीएनए कंडेंस इनटू श्रंकन बेसोफिलिक मास। तो अगले दिन हमने एक दो फॉर्म्स की थी, एक यूक्रोमैटिन थी, एक हेटेरोक्रोमैटिन थी। व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन, व्हाट इज यूक्रोमैटिन? एक्टिव फॉर्म जो है वो हेटेरोक्रोमैटिन और इनएक्टिव फॉर्म जो है वो यूक्रोमैटिन। एक्टिव, अच्छा मुझे बताओ कंडेंस कौन सा था? कंडेंस फॉर्म यूक्रोमैटिन। गलत नहीं बता रही, गलत बता रहा है। यूक्रोमैटिन जो है कंडेंस फॉर्म है और ये इनएक्टिव है। यूक्रोमैटिन ये मतलब लेस कंडेंस है और ये हाँ जी, हाँ स्टडी भी इसलिए करते हैं, वो जो स्पिन बैंड वाले होते हैं ना वो इसमें कम होते हैं जी, ठीक है। इसमें और था ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी इसमें, ठीक है। अच्छा, कैरियोलाइसिस में आपके पास हो गया फ्रेगमेंटेशन, तो इधर आपके पास फेड कर है, कैरियोलाइसिस में, पिक्नोसिस में शॉर्टनिंग है, रेसिस में आपके पास फ्रेगमेंटेशन है। और जब अगले पाओगे तब होगा 532। अच्छा जी, तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन में पिक्नोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड न्यूक्लियर अंडरगो
फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चेंजेस आएंगी, और ये किसकी चेंजेस है? रिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल की, सब डैमेज हो रहा है इरिवर्सिबल की, ठीक है। अच्छा चलो, तो कैरियोलिसिस न्यूक्लियर फेडिंग ड्यू टू एंजाइम डाइजेशन ऑफ अब डीएनए। तो हमने पढ़ा कौन कौन से एंजाइम्स है, डीएनएज एंड आरएनएज, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि कैरियोलिसिस में, लाइसिस में कौन सा एंजाइम है। कैरियोलिसिस में न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन है जो एंड वाला था, और पेक्नोसिस में छोटा, ठीक है, न्यूक्लियर कंडेंस हो जाएगा। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस लीडिंग एंड apoptosis, ठीक है। अच्छा, नोट दीज कीवर्ड्स, अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अर्ली साइंस में आपके पास आएगा सेलुलर स्वेलिंग। इसके बाद मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। तो आपके पास रिवर्सिबल में जब भी आना है आपने सेलुलर स्वेलिंग, देन माइलिन फिगर या हाइड्रोपिक चेंजेस। इधर हाइड्रोपिक चेंजेस नहीं लिखा हुआ, तो सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंजेस दोनों के साथ आएगा। हाइड्रोपिक चेंजेस भी साथ लिख लो, ठीक है। ये सेल मैंने, हो सकता है इन पे हम लोग ना कवर करें, इस सेल को आपने फुल कंप्लीट फुल फ्लेज इधर ही करना है। Every time they test you with different options, just clear your concept from the theory statements given. अब कह रहे हैं irreversible की सारी बातें कर रहे हैं हम आज, क्योंकि आप लोग जॉब पे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ आप लोग आंसर्स दोगे, ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये रीड आउट करा रही हूँ। मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल का रिलायबल साइन आपके भाई ये इरिवर्सिबल ही है, इज लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज। तो लाइसोसोमल का काम क्या था, हमने लाइसोसोम्स को किस लिए, एक तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, हाइड्रोलिटिक एल्सिक, ठीक है, हाइड्रोलेजेस वगैरह। तो दूसरा क्या काम था, जी बच्चों, लाइसोजाइम्स का दूसरा काम क्या था, अराइज फ्रॉम गोल्गी एपरेटस हाइड्रोलेजेस, ठीक है, डिग्रेड अनफोल्डेड प्रोटीन, और हॉलो स्ट्रक्चर है रिग्रेस ब्रेस्ट यूट्रस, ठीक है। तो रिग्रेशन में हेल्प करेगा और डिग्रेडेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन्स वगैरह। और हाइड्रोलेजेस मेन इसका जो पूछ रहा है इस टाइम पे, वो आपको हाइड्रोलेजेस एंजाइम से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा चलें, अब है सेल श्रिंकेज, ओके। तो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज लाइसोजाइमल एंजाइम रिलीज, दैट हाइड्रोलेजेस वगैरह। अच्छा, रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल जिसमें हाइड्रोपिक चेंजेस वगैरह स्वेलिंग है, द मोस्ट रिवर्सिबल है वो, इरिवर्सिबल में कैल्शियम इनफ्लक्स है, मेम्ब्रेन डैमेज है, ठीक है। तो मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स आपने सबसे ज्यादा प्रेफर इसको करना है, मोस्ट प्रेफरेबल। अब वो आपको सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज दे, बाकी चीजें दे, तो प्रेफरेंस में आपकी मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स होना चाहिए। मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल, तो ऑटोफेगी, लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी, ऑटोफेगी, फीटिंग, ये सब आपका रिवर्सिबल। इसके रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, वो सब कुछ, और साथ में आपका जो सेलुलर कंटेंट है, सेलुलर एंजाइम्स, वो सारे रिलीज होंगे। देखो ये सेल है, ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज है, इनकी भी मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इसकी भी होगी, इनका अपने जो, इनके जो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्तलिफ हैं, और बाकी सब हाइड्रोलेजेस वगैरह, ठीक है, आपके ऑक्सीडेजेस हैं, ठीक है, पर ऑक्सीडेजेस हैं, ये सारे एंजाइम्स की लीकिंग होने लग जाएगी, ठीक है, बाहर। तो ये भी आपके पास है इरिवर्सिबल का, ठीक है। लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जहां भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके एटीपी भी जनरेट कर रहे हैं, दूसरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया आपकी वो भी कर रहे हैं, इसका ये आपके पास रिवर्सिबल एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है। आपने के साथ हमेशा रिवर्सिबल को उठाना है। रिवर्सिबल सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोपिक चेंजेस, सेलुलर स्वेलिंग के साथ आएगा। अगर ये दोनों फिर सिर्फ माइलिन फिगर्स के साथ आएगा, जबकि इरिवर्सिबल के आपको डिफरेंट चीजें देगा। उसमें आपको देगा ये माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज, कैल्शियम इनफ्लक्स जो आपका मैसिव है, ठीक है, वो मैसिव वाला। फिर इसके बाद आपको देगा लाइसोसोमल या ऑटोफेगी वगैरह,
इसके बाद सेलुलर जो मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। तो उस नोयत के लिहाज से आपने उसका उठा लेना है। A cell was being studied under microscope, large mitochondrial densities, तो आपके पास irreversible cell injury, mitochondrial inclusions with large amorphous densities are seen in irreversible injury, ठीक है। इसके बाद है कंडेंस्ड न्यूक्लियाई। कंडेंस्ड न्यूक्लियाई हमने कौन सी इसकी स्टेट वो थी, डेफिनेशन थी, कैरियोलिसिस, कैरियोराइसिस या आपका पिक्नोसिस, छोटा हो गया पिक्नोसिस, ठीक है। मैसिव माइटोकॉन्ड्रियल फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। अच्छा वैसे कंडेंस लिखा हुआ है, इसमें छोटा नहीं लिखा हुआ। कंडेंसेशन जो मैं भी आप लोगों को हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन स्टेट कह रही थी उससे रिलेटेड है। छोटा कहेगा तो वो आपका फिर आएगा पिक्नोसिस। पेशेंट हैज एमआई में आपके पास हुआ हुआ है हाइपोक्सिया हुआ हुआ है, ठीक है, तो वही एटीपी वगैरह काम होगा, वो सारा साइकिल जो आपका मैंने पहली पिक्चर में कराया था वो। एंजियोग्राफ वाज डन शोइंग 90% आर्टरी ब्लॉक, साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज कैरियोरेसिस। व्हाट वाज कैरियोरेसिस? जी बच्चों, कैरियोरेसिस क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाओ आप आगे, तो इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो दैट इज कैरियोलिसिस। कुछ भी दे सकते हैं इनमें से। सेल श्रिंकेज, साइटोप्लाज्म, ब्लब्स आर फीचर ऑफ। तो अब सेल श्रिंक करके और ब्लेबिंग है, ठीक है, ब्लेब्स वगैरह। सेल की श्रिंकेज भी आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल का डैमेज, सेल की श्रिंकेज, श्रिंक होकर उसका नॉर्मल फंक्शन काम नहीं करेगा, तो दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल सेल इंजरी। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशनल साइन इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन एमआई इज कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड इन अ साइटोप्लाज्म। जब हार्ट का वो अर्लीस्ट पूछेगा ना, तो अर्लीस्ट में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेल श्रिंकेज वाला, ठीक है। जो डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा दिया करूंगी। The first observational sign irreversible cell injury contractile bands हैं in cytoplasm, feature seen in cocaine induced MI, तो MI के साथ contraction bands है, necrosis साथ में याद रखना। Characteristic of reversible cell injury, cellular swelling, reversible में cellular swelling, hydropic changes या आपके पास myelin figures। अर्ली साइन ऑफ रिवर्सिबल इज जो भी आपके पास ऑर्गेनेली दिया हुआ, सेल दिया हुआ जिस तरह भी है, तो उसकी स्वेलिंग। वन ऑफ उसमें आपको इरिवर्सिबल के दिए होंगे, इसमें आपको उसने कैल्शियम इन्फ्लक्स दिया होगा, कैरियोलिसिस दिया होगा, कंडेंस दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, और आपने फिर इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग उठाना है। One of the first structural changes evident in reversible में तो swelling of endoplasmic reticulum या organelle, cell swelling in hypoxic cell injuries due to entry of extracellular water not calcium, ठीक है। अच्छा व्हाट इज फर्स्ट साइन, और फिर फॉलोड बाय आपका सोडियम होता है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल डैमेजेस, बैलूनिंग और हाइड्रोपिक चेंजेस सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जहां भी बैलूनिंग हो, हाइड्रोपिक चेंजेस हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, तो उसके साथ ये आ जाएगा। ब्लेब्स की भी बात कर देते हैं। अब है सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। वैसे मतलब हम ये मसल्स कर रहे हैं, अब क्वेश्चन है सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो आपके ये मसल्स के अंदर हैं, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप। कार्डियक इज लाइक वो हार्ट ही है सिर्फ, तो इनमें ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस है। व्हाट आर ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस? ये जो सी है ना, ठीक है, ये स्केलेटल मसल है आपके पास, और ये आपके पास कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स में भी ये स्केलेटल मसल आपके डोले शोले जोन से बने होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास ये स्ट्राइएशंस हैं, और ये आपके पास कार्डियक मसल्स हैं, इनमें भी आपके पास स्ट्राइएशंस हैं। तो चलो एक तो ये दोनों में आपके पास और ट्रांसवर्सली पड़ी हैं स्ट्राइएशंस हैं। अब हम कर लेते हैं स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। सबसे पहले अगर पिक्चर से ही देखो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, what are striated and what are non-striated? हाँ जी, striations।
ये जो लाइंस हैं ये सारी ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस ही है ना, ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, इसमें कोई लाइंस ऐसे ऐसे करके नजर नहीं आ रही, ठीक है, इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, तो स्मूथ में स्ट्राइएशंस नहीं है, तो जो दो ऐसे करके आपका हाईलाइट है, तो जो कॉमन दो हैं वो यूं कर लो, ठीक है। इसके बाद है स्केलेटल, अपना हाथ हिलाओ, खुद हिला सकते हो, ठीक है, आपको ये वॉलंटरी कंट्रोल में, सेल्फ कंट्रोल में है, जबकि जो आपके पास कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी हैं। और क्या आप अपना डायरिया या अपना इंटेस्टाइनल मूवमेंट क्या ये आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो? नहीं, तो ये इनवॉलंटरी। कॉमन बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ इज इनवॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो कि आपके पास होती हैं इसके अंदर सिर्फ स्ट्राइएशंस हैं, न्यूक्लियाई भी हैं बल्कि सिर्फ स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइएशंस पड़ी हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो ये काली काली चीज नजर आ रही है, ये वाली, ये, ठीक है, ये मोटी मोटी चीज क्या है? ये आपके पास इंटरकलेटेड डिस्क है, क्या ये इंटरकलेटेड डिस्क हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये इंटरकलेटेड डिस्क नहीं, तो द कार्डियक मसल्स जो उसी के अंदर है, स्केलेटल स्मूथ दोनों में इंटरकलेटेड। हमारे पास पता है स्केलेटल मसल में एक आर्क होती है ना, ठीक है, जो कि आपके पास सेंसेशन फील होती है, फिर उसका मोटर एक्शन आता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, दैट इज वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कार्डियक मसल्स का भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, जबकि हमने वो कजाल वाली स्लो वेव्स पढ़ी थी, तो ये स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ वाली, ठीक है। तो इस तरह ये रैपिड हो गया और वो स्लो हो गया। अब आ जाओ मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड? ये देखो एक ये फाइबर है, इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई पड़े हुए, ये, ठीक है। अगर आप इधर स्केलेटल में आओ, कार्डियक में आओ, ये पूरा एक फाइबर है, इधर ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है, ये पूरा एक फाइबर है, यहाँ एक न्यूक्लियस, तो यूनि न्यूक्लिएटेड। अच्छा चलो आगे चलो, ये देखो इधर भी हर फाइबर का अपना अपना एक यूनि न्यूक्लिएटेड है, तो बेसिकली ये दोनों यूनि न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, और जो अपना है स्केलेटल दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब तीन मैकेनिज्म्स हैं, तीनों के डिफरेंट है, ठीक है, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्सेस वगैरह और इस तरह से। तो हमारे पास है कि स्केलेटल मसल में एक तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास ये बैंड्स होते हैं, ये इसका हेड ऐसे करके लगता है, ये फिर शॉर्टनिंग, ये जो इतना बड़ा हुआ है, फिर ये शॉर्टनिंग हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, और एक्टिन और एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, कंटेन ट्रोपोनिन सी, सो फॉर्म कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिलैक्स स्टेट में आपका ट्रोपोमायोसिन और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कंटेन्स ट्रोपोनिन सी फॉर्म्स कैल्शियम ट्रोपोनिन सी। अगर कुछ गलत हो जाए तो बता देना माइक ओपन करके। अच्छा, कार्डियक मसल्स में आपके पास क्या है कि कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन स्मूथ मसल्स में आपके पास क्या होता है, डज नॉट कंटेन ट्रोपोनिन, इंस्टेड कंटेन कैलमोडियोलिन। अब ये भी क्वेश्चन वो पूछता है, जहां पे उसने ट्रांसफर स्ट्राइएशन पूछी वहां पे वो पूछता है कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स में डिफरेंस क्या है, कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स, या कार्डियक मसल्स और स्मूथ स्केलेटल मसल्स में कॉमन के कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, टी ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें भी टी ट्यूब्यूल्स हैं, जबकि इसमें टी ट्यूब्यूल्स नहीं है, टी स्ट्राइएशंस वगैरह। अच्छा, स्केलेटल में एक्टिन मायोसिन फॉर्म सार्कोमेर, जो मैंने अभी मॉडल दिखाया वो वाला, ठीक है, और इसमें एक्टिन मायोसिन फॉर्म सार्कोमेर, जबकि स्मूथ में क्या, एक्टिन मायोसिन नॉट ऑर्गेनाइज इनटू सार्कोमेर, देयरफॉर अपीयर एज होमोजेनस रादर देन स्ट्राइएशन, तो इसमें सार्कोमेर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कोई माइक ओपन करो, मुझे बताओ। अच्छा, हमारे ओके ओके ओके, डॉक्टर सजावल, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर वकास और ठीक है, ये मुझे आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट्स हैं। अब जॉब पे कौन कौन है? डॉक्टर उसामा को छोड़ के डॉक्टर वकास, डॉक्टर सिराज जॉब पे हो? आप भी हो? अच्छा ठीक है। नहीं मैम, मैं बेड पे हूँ। ओके, आप बेड पे हो, चलो। Okay. One of the following is common feature of cardiac
फाइबर्स, मसल फाइबर्स एंड स्केलेटल मसल। तो क्या क्या कॉमन है हम देख लें। स्ट्राइटेड होते हैं, वेरी रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कंटेन ट्रोप्सी, ठीक है। तो इधर उसने ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन पूछा हुआ है। सिमिलैरिटी बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ इज कंटेन टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्ट्राइएशंस या टी ट्यूब्यूल्स। अपॉन स्टिमुलेशन स्केलेटल मसल्स कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू। तो कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो कैल्शियम के साथ वो बाइंड करेगा। प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर स्मूथ मसल इज ट्रोपोनिन। वहां कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स होता है तो ट्रोपोनिन सी के साथ नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड बाय स्केलेटल मसल इन रिलैक्सेशन। तो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन और रिलैक्सेशन में ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, वो फिर आपको रिलैक्स करवा देगा मसल्स को। सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स इन। तो मायोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन होता है, एक मायोग्लोबिन, मसल्स में मायोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग के। एंट्री इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड। अच्छा ये बच्चों ये इनिशियल हीट की डेफिनेशन है। ये आपका जो है ना क्या कहते हैं वो बुक कौन सी है, छोटी वाली BRS, ठीक है, BRS में भी है और आपके फर्स्ट एड में भी है। 3-4 डेफिनेशन है हीट्स की। इनिशियल हीट है और पता नहीं कौन कौन से 3 हीट्स हैं बेसिकली। आता ये सिर्फ इनिशियल हीट के साथ है। एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ skeletal muscles is called ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अभी डॉक्टर सज्जाद कर रहे हैं बेड पे रेस्ट, ठीक है, और उनकी एनर्जी एक्सेस यूज हो रही है इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। दिस इज नोन एज इनिशियल हीट, ठीक है। अच्छा इसके बाद है कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटिनाइज्ड ड्यू टू। हमने ऊपर पढ़ा कि उसके अंदर लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कैल्शियम की जो प्लेट्यू फेज से रिलेटेड, ठीक है। The property of cardiac muscles that prevent cardiac detonation is prolonged refractory period at a feature. मेरा ना वॉलेट ले आना ब्लैक कलर का। अच्छा जी, तो इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ a feature specific for cardiac compared to skeletal is never get tetanized, ठीक है। और दो चीजें यहाँ पे होती हैं, एक टेटनी होती है, एक टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। टेटनी और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज टेटनी? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, ठीक है, एक पूरा फेज है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है। अच्छा द कार्डियक मसल एक्ट एज फंक्शनल सिंसीटियम। जब भी सिंसीटियम की बात आएगी, सिंसीटियम या सिंसीटियम जो भी प्रोनाउंस करते हो, तो इसमें आपका गैप जंक्शंस, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट सेल कार्डियक सेल, दैट इज गैप जंक्शंस। तो अगले दिन मैंने आप लोगों को एक निमोनिक कराया था, किसी को याद है? गैप जंक्शन ज्यादा होंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा होगा, सोडियम इनफ्लक्स ज्यादा, आगे क्या था, मायोफिब्रिल्स कम, और एस से क्या था, एस एक और कम था ना, वो क्या था एस, ठीक है, एस मुझे भूल गया। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड था, गैप जंक्शन ज्यादा थे, सोडियम ज्यादा था, मायोफिब्रिल्स कम थे, एस पे क्या कम था, 5वां एस क्या था बच्चों, किसी को याद है? नो मैम। डॉक्टर सजाद है, सजावल है, क्या नाम है डॉक्टर? ठीक है मैम, ये सजावल अच्छा है। अच्छा सजावल अच्छा है। अच्छा ऐसे है कि एक एस जोन सा है ना, एक एस याद नहीं आ रहा मुझे, चलो खैर ये देख लेना, मैंने करवाया था आप लोगों को। इंक्रीज कैल्शियम इन प्लाज्मा मेक्स कार्डियक। कहाँ पे करवाया था मैम, ये कोई आइडिया? ये कहाँ पे कराया था? ये कल परसों के लेक्चर में मेरा ख्याल है डॉक्टर उसामा कराया था। इससे पहले हमने कौन सा यूनिट किया? किस टॉपिक से रिलेटेड है ये अभी 1-2 दिन ही हुआ कराया हुआ, मुझे याद ही नहीं है, मेरा ख्याल है यहीं कहीं कराया है ये, कल जब एक्शन पोटेंशियल और हार्ट का मैं बता रही थी। कोई कंफर्म नहीं, याद ही नहीं है मुझे किधर कराया था मैंने।
आप लोग ही सारे थे ये जो डॉक्टर वकास वगैरह और आप शाम वाली क्लास में, अब पता नहीं क्या कराया। मैम वो था DGSMS। अच्छा हाँ बताओ। डी से डायमीटर था, डी से डायमीटर था, जी से गैप जंक्शन था, एस से सोडियम ज्यादा, ठीक है, एम से जो है वो डिक्रीज मायोफिब्रिल और एंड पे शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड ये किसका था? परकिंजी का था। ये वो जो परकिंजी का था। परकिंजी का है। ठीक हो गया। DG था वो। ओके DGSMS एस से था हमारे पास शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड। Increased calcium in plasma makes cardiac muscles excited. वन ऑफ द तो एक्साइटेबिलिटी का हमने पढ़ा थी, और वैसे जो उनसे आपके पास कैल्शियम इन प्लाज्मा मेक्स कैल्शियम एक्साइटेड। अच्छा अब यहाँ पे ना चीजें प्लाज्मा के साथ समझनी है आपने, इंट्रासेलुलर समझनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर समझनी है, ठीक है, तो इन चीजों को ख्याल रखना है। कैल्शियम कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम। वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल्स द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। तो इनिशियल लेंथ जो है वो क्या है? अब इनिशियल लेंथ को क्या कहते हो? जैसे इसने प्री लोड बोला हुआ है, व्हाट इज प्री लोड? प्री लोड क्या बच्चों? हमने एक चीज को लोडिंग करनी है, लोडिंग मतलब इधर अंदर डालना है, ठीक है, दिस इज प्री लोड। जबकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका आफ्टर लोड आएगा, ठीक है। अच्छा इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, ठीक है, तो कार्डियक मसल्स फाइबर की इनिशियल लेंथ ये कितना वो एक एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये प्री लोड से रिलेटेड है, ठीक है। वन ऑफ मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक सिग्नलिंग पाथवे होता है, हमें पता है कि भाई इतना भरना है, उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर सिग्नल जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपको नीचे ये थ्रू वॉल्व्स ओपन होंगे और वो करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इनिशियल जो अपना है प्री लोड या वो कह रहे हैं मसल फाइबर्स की जो लेंथ है वो डिटरमिन करती है, वो कंट्रोल करती है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को। अच्छा स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड कौन से थे मसल? दैट कंट्रैक्ट मायोजेनिकली, ठीक है, मायोजेनिकली रिथमिकली, ठीक है, दैट इज कार्डियक मसल्स। और जो कंट्रोल में है दैट इज आपके पास अपना स्केलेटल वाले। तो रिथमिकली मायोजेनिकली सिंक्रोनाइज्ड मैनर के साथ कार्डियक को उठाना है। द टिश्यू एक्सिबिटिंग क्रॉस ट्राइशंस, पेरिफेरल न्यूक्लियाई एंड अबंडेंस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ग्लाइकोजन से क्या है? कार्डियक में कार्डल डिजीज वगैरह, ठीक है, वो याद है उसमें आपके पास वो था एक पॉम्पिस डिजीज था, उसके अंदर वो हार्ट वाला होता है, उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है, ठीक है, तो ये अबंडेंस ऑफ ग्लाइकोजन है, न्यूक्लियाई है, क्रॉस ट्राइशंस है, तो ये आपका कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी है। द इन बेसल स्टेट मतलब रेस्टिंग स्टेज में सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स इज फैटी एसिड्स, उसमें भी कितना वो कहता है 60% डिराइव करता है, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक स्मूथ मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, कार्डियक और स्मूथ मसल्स दोनों के दरमियान नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन कार्डियक मसल्स? ट्रोपोनिन, सी और कैल्शियम, जबकि ये कैल्शियम और कैलमोड्यूलिन इसमें स्लो आपके पास ऑसिलेटरी कजाल वाली होती हैं, और कार्डियक तो वैसे ही आपको पता है कि ये आपके पास रिदमिकल सिंसिटियम गैप जंक्शंस उससे रिलेटेड है। रिगार्डिंग स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं तो मोनोन्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, और कार्डियक भी, लेकिन वो जो उनसे स्केलेटल एंड दैट आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल्स में सस्टेन्ड एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वो जो स्लो ऑसिलेटरी कजाल वाली है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय कैल्शियम कैलमोड्यूलिन। Smooth muscle different from striated muscle in that its calcium binds to calmodulin. Which of following protein is a contractile protein found in both skeletal and smooth?
अब स्केलेटल और स्मूथ में कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मिलेगा? दैट इज मायोसिन। अब देखो जहां पे हमने ऊपर ये किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप, क्योंकि मायोसिन आपके पास कार्डियक में भी है, मायोसिन आपके पास स्केलेटल में भी है, तो यहाँ पे आप अपना टेबल को थोड़ा मॉडिफाई कर लो एंड डेज के लिए। अब मायोसिन, ठीक है, ये जो से पॉइंट्स लेट्स सपोज जैसे मैंने हाईलाइट किए, अगर ऐसे कर लो ज्यादा बेहतर है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन पॉइंट्स हो गए और ये, ठीक है। एंड पे जस्ट आपने इन्हीं को रीड करना है, बाकी सारी चीजें एक जैसी ही लिखी हुई हैं। अच्छा, रिगार्डिंग स्मूथ मसल फाइबर प्रॉपर्टीज मोनोन्यूक्लिएटेड स्लो कैलमोडिलिन हो गया, कहाँ तक मैं चली गई थी? मायोसिन तक थी। अच्छा, इन पेपर बोथ एक्टिन मायोसिन वर गिवन इन ऑप्शन प्रेफर मायोसिन एज इट इज प्राइमरी मोटर प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी मोटर प्रोटीन है, ये मायोसिन को प्रेफर करना है, एक्टिन मायोसिन दोनों को नहीं करना। अच्छा जी, अब स्मूथ मसल, बल्कि वो उसने डिफरेंट कर दिया। पेरिसाइट्स क्या होते हैं बच्चों? पेरिसाइट्स कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स स्मूथ मसल्स तो ब्लड वेसल्स। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, तो जैसे हमने कहा था कि जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल सब मेट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हमारे पास मायोफिब्रिल्स डिफरेंट इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हमने वो किया था पेरीमीजियम, एंडोमीजियम और एपीमीजियम, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स हैं, लेट्स सपोज ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, हमने इनको सबमिट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या करेंगे? टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, टोन को टॉनिकली, टोन से टोनिक, ठीक है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। और किसकी प्रॉपर्टी है? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। The slow wave in small intestine oscillating resting membrane potential, ये चीज भूल जाओगे, oscillating resting membrane potential. Regarding smooth muscle in GIT has layers of circular longitudinal, ठीक है, except of fundus जहाँ पे 3 है, ठीक है। Diazepam relax skeletal muscle by acting on neurons. Internuclear neurons. Diazepam relax skeletal muscles by acting on, तो बेसिकली डायजेपाम क्या है? कौन से ड्रग है? बेंजोडाइजेपिन से या बार्बिटूरेट से? बेंजोडाइजेपिन, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। इसका वो क्या है, अपना साइड इफेक्ट क्या है? थ्रोम्बोफिलेबाइटिस करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका रिसेप्टर्स को, इसका एंटीडोट क्या है? बारबीका बाइकार्ब, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या आता है? बस मेरा ख्याल है यही है। तो चौथी पांचवी चीज ये डाल दो कि ये इंटरन्यूसियल न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, इस तरह ये रिलैक्स करता है मसल्स वगैरह को, ठीक है, स्केलेटल मसल को बाय इंटरन्यूसियल न्यूरॉन, ठीक है। रिगार्डिंग जनरल विजरल एफरेंट, देखो हमने जनरल विजरल जीवीए और ये सारे न्यूक्लियाई भी किए थे जब हम न्यूरो कर रहे थे। तो अब जनरल विजरल एफरेंट, जनरल और विजरल, जनरल सेंसेशन मतलब जनरल सेंसेशन स्पेशल वाली नहीं, जैसे टेस्ट वगैरह, तो जनरल हो गया। विजरल मतलब विजरा से लेकर जा रहा है। इफरेंट मतलब इफेक्टिव मोटर, ठीक है, तो सप्लाई टू स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो फिर वो वहां पे अपनी सिक्रीशंस करेंगी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करेंगी। तो जनरल विजरल इफरेंट किसको सप्लाई कर रहे हैं? आपके ग्लैंड्स को और आपके स्मूथ मसल्स को। Which organ has 3 लेयर? अभी मैंने बताया फंडस। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन थ्रू टेंडन एंड बोन टू बोन इज, मतलब वो स्केलेटल मसल नहीं, बोन को बोन से लिगामेंट ज्वाइन करते हैं, बोन को मसल से टेंडन ज्वाइन करता है, ठीक है। स्ट्राइटस मसल दैट इज रिथमिकली मायोजेनिकली, तो आपको बताया कि जब ये आएगा तो कार्डियक मसल्स को पिक करना है। दैट टिश्यू हैविंग मैक्सिमम atriovenous oxygen concentration difference during resting condition, मतलब रेस्टिंग में उसका एट्रियल और वीनस की ऑक्सीजन जो है कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पे है, दैट इज कार्डियक मसल, ठीक है। तो ड्यूरिंग और एक्टिव होगा तो फिर ऑब्वियसली वो फिर क्या करेगा? आपके बराबर हो जाएगी। इधर से आपके पास डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इधर आपके पास ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वो सब यूटिलाइज होकर बराबर, जबकि रेस्टिंग में इन दोनों में डिफरेंस है, एट्रियल और वीनस। तो आपके पास एट्रियल इज ऑक्सीजनेटेड, वीनस इज डीऑक्सीजनेटेड, तो वो कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट पे मैक्सिममली डिफरेंस होगी। Which of following organ has the highest AV oxygen difference at rest is heart, तो बात है इसकी ये रेस्ट क्यों, ठीक है। कार्डियक मसल इज मोर लाइकली सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये ऑटोनोमिक नर्व
हैं और जो ब्लैडर ऑटोनॉमिक है, ठीक है। अच्छा, कार्डियक मसल्स रिसीव्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरीज राइजिंग फ्रॉम, तो रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरीज, तो आर्टरीज कहाँ से राइज कर रही है? पल्मोनरी ट्रंक से। ठीक, इसकी बात करें बच्चों, आर्टरीज तो हमारे पास वो भी है ना, कोरोनरी आर्टरीज भी है। ये पल्मोनरी ट्रंक से कौन सी आर्टरी ऐसी आ रही है? जी, हमने पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी नहीं पढ़ी है बच्चों? जो लंग से मैम वो खून लेके आते हैं ना। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम है? लंग से ऑक्सीजन खून की तरफ लेके आना, दिल की तरफ। किसकी तरफ लेके जाना? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल की तरफ ले आने, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, ये कह रहे हो आप? जी जी मैम, बिल्कुल। हाँ, नॉर्मली बच्चों में, और नहीं नॉर्मली नहीं, मतलब हाँ नॉर्मली समझ लो, नॉर्मली इंसानों के अंदर पल्मोनरी वाला और बच्चों के अंदर अम्बलाइकल वाला, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि वो आर्टरीज जो सी है ना वो डीऑक्सीजनेटेड और वेन्स आपके पास ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, इसीलिए अम्बलाइकल वेन्स आर वेरी सैचुरेटेड। इस चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी सारी चीजें आर्टरीज ही ऑक्सीजनेटेड होती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरीज डायरेक्टली राइजिंग फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक, तो ये पल्मोनरी ट्रंक से जो आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी थी। अभी सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास रिलैक्स स्टेट है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, ये वाली, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देख लो, हमारे पास ये ए बैंड है। ए बैंड क्या होता है? आपके पास सेंटर में मायोसिन पड़ा होता है, ये मायोसिन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मायोसिन के ऊपर ये इसके हेड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, रैकेट शेप ऐसे करके पड़े होते हैं ये सारे। तो ये मायोसिन हो गया सेंटर में। ये आपके पास ये वाला बैंड डाल के, ये वाला डाल के, ये ए बैंड हो गया। साइड पे आपके पास ये एक्टिन पड़ा हुआ है और ये जी लाइंस हैं, ठीक है। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियान जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हो आप sarcomere. What is definition of sarcomere? The point between one Z line to another Z line is known as sarcomere, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में साइडों पे sarcomere के Z लाइन के साथ अटैच्ड है एक्टिन और सेंटर में है आपके पास मायोसिन, ठीक है। अब जब ये हेड लगेगा तो हेड नहीं मूव करेगा, ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा, इसको, ठीक है। अगर ये देखो आप थ्रू आउट द लेंथ, ये वाली चीज आपके पास सेम है। अब अगर आप लोग इसकी बात करो, ये जी लाइन, ठीक है, तो जी लाइन ये मतलब ये वाला ये अंदर चली गई ये वाली चीज, ठीक है, जो एक्टिन वाला है। एक्टिन मायोसिन ने एक्टिन को अंदर की तरफ खींचा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इधर देखो, ये है आपके पास एच जोन, ये वाली, ठीक है, एच जोन, ये ए बैंड है। ए बैंड कांस्टेंट रहता है, आई ए और एच, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम रहती हैं, ए और एच, ठीक है। ए बैंड और एच जोन, ए बैंड और एच जोन, ये दोनों चीजें चेंज नहीं करेंगी। ये एक एमसीक्यू पूछता है वो, ठीक है। अच्छा, अब आई आ गया, आई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें थी मेन, और एज सच अच्छा, इधर लिखा हुआ है कांस्टेंट रहेगा ए बैंड, शॉर्ट होगा आई बैंड। एज जोन भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एज जोन पढ़ा है कि वो कांस्टेंट है, इसको कंफर्म कर लो। ये मैंने एसके सीरीज में भी किया था, क्योंकि हरून मेरा भाई ने कहा वो छोटा नहीं होगा इसलिए। अच्छा, थिक जोन से वो आपके पास मायोसिन है, क्रॉस ब्रिजेस हेड और इसी के साथ होंगे मायोसिन के। मायोसिन इज थिक, इसके क्रॉस ब्रिजेस और हेड वगैरह होते हैं। मायोसिन जोन से वो थिन होता है, ठीक है, सॉरी एक्टिन थिन होता है, और एक्टिन बाइंड्स जी लाइन बाय एक्टिनिन। ये एक एमसीक्यू आता है कि ये हमारे पास एक्टिन लगा हुआ है, एक्टिन जी लाइन को किसके थ्रू अटैच है? इधर है एक्टिनिन। ए बैंड जो आपके पास एक्टिन है दैट इज थिन, ये आपके पास थिक है, इसके अंदर आपके पास ये हेड है, ठीक है, और क्रॉस ब्रिजेस वगैरह हैं, ठीक है। चलो
यहाँ पे ये हमने स्ट्रक्चर कर लिया. Which of following is least affected by blood loss is skeletal muscles. Skeletal muscles are least affected by blood loss. Skeletal muscle fibers are anchored by bone to टेंडन्स. ठीक है, स्केलेटल मसल्स में अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये एक मसल है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज बेली, दैट इज वेरी फ्लैशी. ठीक है, तो वो पूछता है कि बेली इज फ्लैशी थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो वो कौन सी है आपके पास? थ्रू आउट इट्स लेंथ, नॉट के सिर्फ सेंटर में, ये साइड पे भी इसकी फ्लैशी फ्लैशी होगी. थ्रू आउट इट्स लेंथ. ठीक है, दैट इज आपके पास skeletal muscles. ठीक है, skeletal most likely have numerous nuclei at periphery. Skeletal muscles most likely innervated by somatic nervous system. Autonomic is for heart. ठीक है, somatic nervous system एक होता है somatic, एक होता है visceral. ठीक है, somatic तो ये आपके पास skeletal muscles के साथ है. Patient bleeding after RTA takes 8 hours to reach hospital from periphery. Which of the following will be least affected from ischemia? Skeletal muscles. यहाँ इस्कीमिया से वो भी प्रिवेंटेबल है जिनकी ज्वेल सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है. लेक्चर पे. अच्छा जी, इसके बाद है 20-year-old man is involved in motor vehicle accident which results in multiple blunt trauma lacerations to his lower extremity. The left femoral artery is lacerated and he incurs extensive blood loss and remains hypotensive for hours during transport to the emergency department. On admission his hematocrit is 12. Which of the following tissues is most likely withstand impact? मतलब जिसको सबसे leastly effect है वो भी आपके पास skeletal muscles है. Metabolic response of skeletal muscles in trauma is, ये बच्चों बहुत important MCQs हैं तो वो इसलिए withstand कर लेते हैं, वो proteolysis वगैरह करके तो utilize करते हैं एनर्जी को, इसलिए वो होता है. ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक क्राइसिस स्केलेटल मसल रिस्पॉन्स बाय इंक्रीज प्रोटियोलिसिस. व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉज राइगर मॉर्टिस इन स्केलेटल मसल? अच्छा, यहाँ पे राइगर मॉर्टिस में बेसिकली डिक्रीज इन एटीपी, एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो बाउंड फॉर्म में रहेगी, रिलैक्स नहीं होगा, तो आपके पास मतलब ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज नहीं होगा, तो वो एक्टिन और मायोसिन अपने बाउंड फॉर्म में होगी. एटीपी चाहिए होता है वो हेड को वो ब्रेक करके, तो वो फिर रिलीज करने के लिए, मतलब ये जो सा हमारे पास एक्टिन था ये बाइंड कर गया इसके साथ, अब हमें चाहिए एटीपी. ठीक है, एटीपी नहीं है, एटीपी ना होने की वजह से ये बाउंड फॉर्म रिलीज नहीं होगी, ये नहीं होगी तो फिर ये राइगर मॉर्टिस इज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. ठीक है, बॉडी ऐसे अकड़ी हुई होती है. अच्छा, इन सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन अ सडन स्ट्रेच of skeletal muscles will result in sustained rhythmical, तो rhythmical contraction एक हमने automaticity और वो सारा किया. ठीक है, myogenically एक rhythmical contraction कार्डियक का. मगर क्लोनस बेसिकली जब आप ये लेट्स सपोज आपका ये है नी जॉइंट है, आप इसको ना 2 दफा ऐसे 2 दफा इस तरह से मूव करते हो ना, ठीक है, तो फिर खुद ब खुद मूवमेंट आ जाती है, दैट इज क्लोनस. ठीक है, अच्छा, तो वो कहते हैं इन सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन सडन स्ट्रेच ऑफ द स्केलेटल मसल, आपने उसको स्ट्रेच किया, विल रिजल्ट इन सस्टेन्ड rhythmical contraction, that is clonus. A female brought to emergency with symptoms of excitable nervous system. She had seizures, peripheral skeletal muscles contraction. On blood investigation, her blood calcium level was found 6. ठीक है, 6 है तो 6 कम है. ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 8-9 से तकरीबन ऊपर 8 देते हैं बाज़ दफा. ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 120. ठीक है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल इज 15 माइक्रोग्राम. तो द मोस्ट लाइकली कॉज इज टेटनी. इसने अंदर कॉर्टिसोल वगैरह क्यों दिया हुआ है? ब्लड शुगर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने सीजर्स को देखा ना, उसने सीजर्स को भी दिया हुआ है. ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, उसके बाद कॉर्टिसोल, वो भी ग्लूकोज से रिलेटेड है, इसलिए उसने उसको रूल आउट किया, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन को रूल आउट किए और सिर्फ कल्प्रिट इज टेटनी. इसलिए क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए उसके एक एक बात जरूरी मकसद और किसी जरूरी उसके तहत करते हैं, फहम के तहत करता है. The portion of myofibrils between 2 successive Z lines is called sarcomeres, और Z line के साथ अटैच कौन होता है? एक्टिन through actinin. The portion of myofibril between 2 successive Z lines is sarcomere. Sarcomere is a unit of contraction in skeletal muscles, क्योंकि हमने पढ़ा वो स्मूथ में नहीं है.
फिलामेंट उसमें सिर्फ मायोसिन होता है और इसके लिए आप एक्टिन और मायोसिन दोनों चाहिए। थिन फिलामेंट एक्टिन था, ठीक है। बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड, एक बाइंडिंग साइट है उसकी मायोसिन हेड के लिए और एक एक्टिनिन। अब आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पे ऐसे करके एक एक्टिन बनाओ, इसको एक्टिन करो, एक्टिनिन ये वाली साइड और साथ में बाइंडिंग साइड है इधर मायोसिन के लिए, ठीक है। और ये है जी लाइन और जी लाइन के साथ अटैच्ड है। अच्छा, और इधर साथ में लिख लो ये थिन भी है, थिन। चलो, thick filament myosin has head region that can bind to actin filament and generate force। तो इसको मायोसिन लिखो, ठीक है, और इसको थिक लिखो, ये ठीक हो गया। अच्छा, इसके middle of sarcomere that help to hold the thick filament together। तो है, ठीक है, ये हो मायोसिन को। Each cell is located between two Z lines. Sarcomere is present between two ZZ discs. The structure between two Z is sarcomere. नीचे लिखा हुआ है skeletal muscle and is a myofibril unit most likely having between two Z discs. Property of skeletal muscle seen under light microscope with low magnification, dark and light band। अब ये देखो, ये डार्क बैंड नजर आ रहा है, ये लाइट बैंड नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये डार्क बैंड, लाइट, डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइट लाइट लाइट, ठीक है। ये तो दो जी लाइंस हैं, ठीक है। तो ये डार्क एंड लाइट का अल्टरनेट्स हैं, ठीक है। मायोसिन और अपना एक्टिन की वजह से डार्क एंड लाइट वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये सेंटर में जो मायोसिन को एनकर करे हुए दैट इज एम लाइन, ठीक है। ये जोन है कि ये आपके पास ए बैंड है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है। ये साइड पे आपके पास एक्टिन वाला सारा पोर्शन टू जी लैंड, ठीक है। ये आपके पास आई बैंड है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एज जोन, एज जोन के अंदर अगर आप देखो तो एज जोन के अंदर आपके पास अगर इसको एज जोन में अगर आप ये वाला पार्ट देखो मायोसिन आ रहा है, ठीक है। आई बैंड में ये आप ए बैंड देखो तो and less actin, few actin and many myosin। तो ये पिक्चर को अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर मायोसिन ज्यादा है, इज ग्रेटर देन अपना एक्टिन। अगर पिक्चर के ऊपर जाओ, पता नहीं उसने क्या दिया हुआ है, उसका भी देख लेते हैं रफी ने, ठीक है। तो ए बैंड में ये सारा मेजॉरिटी इज एंड थोड़ा इज आपका एक्टिन, ठीक है। और एक्टिन मतलब ये सारा का सारा नहीं आ रहा, एक्टिन का सिर्फ इतना पोर्शन आता है, ये तो ये वाला पोर्शन आपके पास ए जोन है, ठीक है, ए बैंड है। चलो, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये पास है, ये आपके पास मायोफिलामेंट है, ठीक। अब एक्टिन के साथ अब ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन नजर आ रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन, ये आपके पास ट्रोपोनिन है, ठीक है। जब भी बाइंडिंग होनी है का हेड है, ये इसके साथ बाउंड फॉर्म में, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में एडीपी और फॉस्फेट। अब ये देखो जरा, थिक फिलामेंट है जिसमें मायोसिन हेड है, कॉइल रॉड है, इसका मायोसिन हेड है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। ये अभी ये देखो, ये बाइंडिंग हुई है, ठीक है। बाइंड एटीपी हेड रिलीज फ्रॉम एक्टिन, एटीपी बाइंड हुआ, ये हेड रिलीज हो गया। तो जब हमने पढ़ा कि आपके पास एटीपी कम है तो मतलब एटीपी बाइंडिंग साइड से हटा हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, दैट इज राइट। अच्छा, से रिमूव हो गया, स्टेट इनटू कॉक्ड स्टेट, इसके बाद मायोसिन फिलामेंट। तो जब एटीपी टूटा, एटीपी में फॉस्फेट रिलीज हुआ तो मायोसिन एक्टिन फिलामेंट। तो जब एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेगा ट्रोपोनिन थ्रू, तब वो एटीपी फॉर्म में। पावर स्ट्रोक, तो स्ट्रोक है ये, एक स्ट्रोक ऐसे ऐसे झटका, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक रिलीजेस ऑफ फॉस्फेट एंड इलास्टिक एनर्जी moves actin filament left, ठीक है। एडीपी रिलीजेस एटीपी बाउंड रिलीज फ्रॉम एक्टिन, फिर वही एडीपी वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रोपोनिन इज लाइक आपका, जब एडीपी फॉस्फेट रिलीज होगा
करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर में होगा तो ये एक्सपोज होगा। फिर ये जो आपके पास ये हेड पड़ा हुआ ना, ऐसे ये हेड पड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो ये आपके पास रिलीज होगा और इसको कवर कर लेगा, ये वाला पर्पल ये कवर कर लेगा, क्योंकि ये हो जाएगा अंदर से, तो ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेगा रिलैक्स में, और तब एटीपी पड़ी। यही सारा उसने ये दिखाया हुआ, ठीक है। चलो अभी ये पढ़ लेते हैं। A patient after leg cast over his leg past 2 years, ठीक है, और उसके बाद क्या, साइज ऑफ गैस्ट्रोक्टोमी कम हो गया, ठीक है। व्हाट कुड बी द कॉज, टेम्परेरी डिक्रीज ऑफ एक्टिन मायोसिन, या दिस यूज जो साइड यूज नहीं कर रहे हो, एक डीनर्वेशन के साथ भी आता है, डिक्रीज के साथ भी आता है। तो द लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन इज मायोसिन, ठीक है। एक आपके पास लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट मायोसिन है, एक आपको टाइटिन के साथ भी आता है, टाइटिन वो भी हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, टाइटिन। फिर कुछ प्रोटीन्स कर लेते हैं, स्पेक्ट्रिन, फिब्रिलिन और डिस्ट्रोफिन। स्पेक्ट्रिन इज विद स्पिरोसाइटोसिस, फिब्रिलिन मार्फिन, डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रॉफी। एनकाइरिन किसके साथ होती है? कोई क्लास ले भी रह गया है मतलब? कॉन्ट्रेक्शन विच आर फॉलोइंग एज जोन एंड आई बैंड, ठीक है। एज जोन वैसे उसने लिख दिया, चलो भाई एज जोन भी आपका कर रहा है, तो जो अपना ए बैंड है वो कांस्टेंट। इन एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग एंड स्केलेटल मसल एक्शन, पोटेंशियल इनिशिएट डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल्स, मेम्ब्रेन एंड टी ट्यूब्यूल्स। फिर कैल्शियम हुई, ट्रिगर किया उसने कैल्शियम रिलीज को फ्रॉम सार्कोप्लाज्म से। फिर कैल्शियम बाइंडिंग binds to troponin C, moving tropomyosin and exposing myosin binding site। तो ये बेसिकली हम ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स डिपोलराइजेशन ट्रिगर कैल्शियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म पास कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम टू ट्रोपोनिन एक्सपोजिंग बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन। तो कैल्शियम ने आके रोटेट्स इट्स हेड प्रोड्यूस स्ट्रोक में गया, बाइंडिंग हुई, फिर ये एटीपी प्रोडक्शन। हमारे पास क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स टू द मायोसिन हेड से बाउंड किया, एक्टिन एंड मायोसिन डीएचएस, ये दो चीज एटीपी का और फॉस्फेट ग्रुप को वो ना थी। दूसरा जो हमारे पास कैल्शियम की बाइंडिंग, तो ये उसने बताया हुआ, कैल्शियम रिलीज से आपके पास ट्यूब्यूल की डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है। पोलराइजेशन अब दो जगहों पे होगी, एक आपके पास ये सार्कोमेयर्स में टी ट्यूब्यूल थी, और दूसरा किधर है आपकी डिपोलराइजेशन के सेक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, मूविंग क्रॉस जो मायोसिन वाला सारा वो इसकी बुक में नहीं था। हेड बाइंड्स टू एक्टिन, जो फॉस्फेट है अटैचेस एटीपी, ठीक है। तो हमारे पास मायोसिन और वो जो है उसने अपना एक स्ट्रोक मारा और हेड को खींचा, और इसमें क्या हुआ, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई। फिर क्रॉस ब्रिजेस
क्या हुआ, ठीक है, मैंने कहा कि जब एटीपी होगा तो बाइंड फॉर्म होगा, जब फिर ये फॉस्फेट के साथ तो फिर एटीपी का हो जाएगा। तो ये तो फिर क्या होगा, क्रॉस का जो ये हेड लगा हुआ था और ये जो आपका ट्रोपोनिन लगा हुआ था, ठीक है। अब ये एडीपी प्लस पीआई हो गया, एटीपी जनरेट हो गई, इसने इसको लग किया और एक्सपोज्ड हो गया ये साइड, ठीक है। तो इसके बाद फिर वो रिलैक्स स्टेट में चला गया। क्रॉस ब्रिजेस डिटैच, एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन डिटैचिंग इट्स फ्रॉम एक्टिन, मायोसिन रिकॉकिंग, दैट इज आपके पास एटीपी हाइड्रोलिसिस टू एटीपी एंड पीआई, मायोसिन हेड रिपोजिशन। फिर ये साइकिल रिपीट करता जाएगा विशियस टाइप का, ठीक है। कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कैल्शियम इज बाउंड टू ट्रोपोनिन सी। अच्छा, रिलैक्सेशन, कैल्शियम इज रीएक्यूमुलेटेड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, अब ये पूछता है सरका, ठीक है, ये रिसेप्टर जोन से सरका, एंड ट्रोपोमायोसिन रिकवर्स एक्टिन साइट्स, ठीक है। तो फिर से कवर कर लेगा जो पर्पल था पिक्चर में। ए बैंड नोच initiation of action potential muscle by stimulation, it requires the release of मोटर या मोटर एंड प्लेट की बात करेगा तो आपके पास क्या चाहिए, पोस्ट जो है पोस्ट एंड पे, ठीक है। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन सी। ये आपके पास एक्टिन वाली चेन है ऑफ ट्रोपोमायोसिन, अभी तक ये एक्सपोज नहीं है, तो इसने कवर किया हुआ एक्टिन को। अब क्या होगा कि जैसे ही आपके पास अभी एटीपी पड़ी हुई है, एटीपी, ठीक है, ट्रोपोनिन से ट्रोपोनिन सी और कैल्शियम का इस कॉम्प्लेक्स के साथ एटीपी कन्वर्ट एडीपी प्लस पीआई, ये हेड हो गया बाउंड फॉर्म में, ठीक है। तो अभी वो यही बात कर रहा है, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल टू बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन सी। और जब फिर से ये अब कैल्शियम खत्म, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला गया, ये कैल्शियम हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, जो ठीक है, और कैल्शियम वापस चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन द रिलैक्सेशन फेज ऑफ स्केलेटल मसल चेन इन लेंथ H zone and I band, ठीक है। आपको में यूनिट कॉन्ट्रैक्शन which of following remain constant is A band, cross section zone of relaxed sarcomere would exhibit। तो एक जोन, सबसे पहले एक जोन, फिर ए थी, ठीक है। तो एक जोन के सेगमेंट शो करता है, उसमें सिर्फ मायोसिन है। एक जोन में था, एम लाइन में भी सिर्फ में आप मायोसिन मैनी विद फ्यू एक्टिन। Which of following muscle protein plays an important role in power stroke of skeletal muscles? तो बेसिकली मायोसिन, क्योंकि मायोसिन का हेड है वो पावर स्ट्रोक लगाता है, ठीक है। एट रेस्ट एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, रेस्ट मतलब जैसे मतलब बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो, तो एक्टिन फिलामेंट को कौन कवर रखे हुए, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, और कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन, ठीक है। अच्छा, क्रॉस ब्रिज सार्कोमेरिन स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन, मायोसिन के हेड, ठीक है। राइगर मोर्टिस फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, तो एटीपी जनरेट नहीं होगा, एटीपी और फॉस्फेट वाला जो है, ठीक है, और उसकी वजह से ट्रोपोनिन सी और वो वाला ज्वाइन रहेगा, ठीक है, कैल्शियम रिलीज होता रहेगा, बाउंड फॉर्म में रहेगा। कैल्शियम जरूरी है ना ट्रोपोनिन और मायोसिन के लिए, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करने के लिए। Cause of stiffness in a dead body, expression of रूट गैंग्लिया, व्हाट इज, ये जब हम वो देखते हैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रूट गैंग्लिया,
कहाँ से आते हैं, ठीक है। के साइनैप्स आर मोस्टली एब्सेंट तो होते हैं। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग विल एक्साइटेटरी, हम तो एक्साइटेशन थ्रू लाइक इन चैनल्स, ठीक है। तो आपके जो के टाइम बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स है। एक्साइटेटरी तो किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटेटरी सिनेप्स। कौन है इधर इस टाइम पे, आंसर करो। द रिलीज ऑफ न्यू ट्रांसमीटर एट केमिकल ऑफ कैल्शियम इनटू प्री, ठीक है। अच्छा जी, इन्फ्लक्स की होती है कि पोस्ट सिनेप्टिक फॉर मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर एट अ टाइम कई साइनेप्स पे रिलीज हो रहे होते हैं। जरूरी नहीं एसिटाइलकोलिन एक जगह हो रहा है तो उस जगह दूसरा नहीं होगा, कुछ साइटेटरी हो रहे हैं। अनमार्केटेड नोसिसेप्टर्स, हमें पता है अनमार्केटेड जो पेन लेके जाती हैं, ठीक है, टेम्परेचर मोर एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट आएगा, स्टिमुलस होगा। लैमिना 1 के साथ भी आता है बाल सफा, ठीक है। और इधर इसने स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना 1 स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनस का सिस्टम है इसमें। बाद में हमारे पास एंट्रोलैटरल ट्रैक्स, ठीक है। अब ये किसकी बात करता है वो सुनते हैं। अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर्स प्राइमरी इफेक्ट फाइबर्स आर नर्व डायरेक्टली टू वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना 1 दिया हुआ है। ग्रेटर स्प्लैंक, जबकि स्पाइनोथैलेमिक का जोन सा ना सबसेंशिया वाला जोन सा वो था, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वो लैमिना 2 के साथ है। अच्छा, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व साइनेप्स इन सीलियक गैंग्लियन, तो अगले दिन भी हमने पढ़ा था कि सीलियक गैंग्लियन के साथ ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स, और इसका पूरा वो एक वो बना हुआ है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक, फिर गैंग्लियंस हैं, फिर पोस्ट साइनेप्टिक है, फिर उसमें थोरेसिक जो आउटफ्लो है वो है, ठीक है। T8 से लेके T11 T12 ऐसे करके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं सबके। Greater splanchnic nerve synapse in cilium man while working accidentally on a pointed object and immediately removed it, ठीक है। तो ये कौन सी है आपके पास, बेसिकली कह रहे हैं वो मसल जो that is multi-synaptic response, nerve conducting one sensation, या ये रिफ्लेक्सेस वगैरह जो भी हैं वो भी आपके मल्टी सिनेप्टिक हैं, ठीक है। sensory modality at a time is labeled principle. What is labeled line principle? कि आपने लेबल कर दिया भाई, तुमने एक वक्त में एक ही काम करना है, ठीक है। तो कंडक्टिंग अ सेंसेशन मोडालिटी, नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन, कि तुमने भाई एक ही सेंसेशन लेके जानी है, या पेन की लेके जाओ या टच की लेके जाओ, ठीक है। तो दिस इज लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल डिक्टेटरशिप बेसिकली। अंडर माइक्रोस्कोपिक विच सेल्स शो मेनी डेंड्राइट्स, ठीक है। तो हमें पता है बेली वाला सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो उसमें आपके पास मेनी डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन जो लेकर आता है, डेंड्राइट जो लेके जाता है सेल बॉडी से सिग्नलिंग। अच्छा चलो, पिकिंजे सेल बॉडीज, पिकिंजे फाइबर्स की बात कर रहा है, आर शेप्ड लाइक अ फ्लास्क एंड हैव मेनी थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट। दीज आर efferent fibers from cerebellar cortex, efferent fibers। चलो बच्चों यहाँ पे हो गया, अब हम ये बाद में सेल के एमसीक्यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास मुझे ये पूछनी है कि नेक्स्ट क्लास अभी कब रखनी है, मतलब अभी ऑब्वियसली हमारा ये हो गया, 2 बच्चे और रह गए, बाकी 4 आए हो टोटल। ये तो टाइम बड़ा गलत टाइम है। मैंने ना आज वो कैलकुलेशन करानी है, तो कैलकुलेशन की क्लास कब रखनी है शामजा को देखो। डॉक्टर सामा पेशेंट है पास में, अगर नहीं है तो जवाब दें।
बंद कर दो। मैम अभी तो मेरा डॉक्टर आयशा की क्लास है 2:30 में। हाँ वो तो मुझे पता है, 2:30 पे है ना उनकी तो क्लास। जी जी। वो नहीं, मुझे बताओ कि रात की जो टाइम है उसमें मैं एक रख दूं कैलकुलेशन की क्लास। मैम कब? रात वही 10 बजे। ठीक है मैम। यहाँ ये है कि डॉक्टर रूज की क्लास के बाद कोई 8 बजे के करीब में 1 घंटे की क्लास तब हो जाए हाँ जी और कल 1 ठीक घंटे है। की हो जाए और बाकी फिर हम अपने एमसीक्यूज चलें। बस देना था। ओके ठीक बाय है। बाय। याद रखो। समझ लग गई? मैम मैंने तो दरमियान में लेक्चर काफी पेशेंट आ गया था। अच्छा चलो रिकॉर्डिंग ओके।